हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो अपने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए लेक्चर सीरीज चल रही है और जिनमें अपन ने अभी तक इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है विदेशी व्यापार को छोड़ के वो पढ़े हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपका, क्योंकि इसमें एक वीडियो में हम जो 7 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे और जो वीडियो लेंथ होगी एक प्रकार की रिवीजन जैसा होगा, यानी लगभग 90 मिनट्स में अपनी टॉपिक क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और जो 7 टॉपिक होंगे वो ये है आपके सामने ना, दबाव समूह है, वैश्वीकरण है, संविधान निर्माण, प्रवास, जनसंख्या वितरण, पर्यावरणीय समस्या और राजनीतिक दल। और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है और आगे आरपीएससी का पता नहीं, एक से किसी टॉपिक से दो ही पूछ ले, तो लगभग 8-9 क्वेश्चन इन 7 टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक प्रकार से रिवीजन होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादा बड़ा 8 जैसे 7 टॉपिक्स है, 7 टॉपिक्स आप देख सकते हो 90 मिनट के अंदर अंदर अपन इनको पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है दबाव समूह है। तो पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए दबाव समूह क्या होता है। तो दबाव समूह लोगों का एक समूह होता है ना, जो अपनी हित आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए संगठित होकर प्रयास करता है। तो फिर दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा था? फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य कहा था। मेनली जो दबाव समूह क्वेश्चन है वो यहाँ से, इनके जो श्रेणी है 4 यहाँ से आते हैं। जो पहली श्रेणी है वो संस्थात्मक दबाव समूह है। तो ये एक औपचारिक संगठन होता है जो निर्णय प्रक्रिया के अभिन्न अंग, और ये कहाँ प्रभावशाली होता है? राजनीतिक दल है या विधानमंडल है या सेना है, वहाँ ये जो संस्थानात्मक जो दबाव समूह है वो होता है। राजनीतिक दलों में प्रभावशाली होता है, विधानमंडल में और सेना में। और इसके एग्जाम्पल कांग्रेस कार्य समिति होगी, भाजपा संसदीय बोर्ड हो गया, मुख्यमंत्री तलब हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि ये कौन सा इनमें से संस्थानात्मक दबाव समूह नहीं है? सेकेंड है समुदायात्मक दबाव समूह है, और ये विशेष हितों की पूर्ति हेतु इनका निर्माण होता है। और इनमें काफी अलग अलग प्रकार के दबाव समूह होते हैं। जैसे पहले पहले हो गए व्यावसायिक संघ, यानी जो मेनली जो औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाई हैं उनसे जुड़े होते हैं। और इनमें से तो आरपीसी ने पूछा भी है, जैसे फिक्की है, स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और फुल फॉर्म ध्यान रखनी है इसकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिर एसोचैम है 1920 में, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और सीआईआई है और 1895 में, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आईसीसी है 1927 में, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया। और फिर ये नेस्कॉम है, ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज 1988 में। तो इनकी एक तो आपकी स्थापना याद रखनी है, दूसरी फुल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि इनका मिलान वाला क्वेश्चन बन सकता है। एक साइड ये जो संघ है या समूह है इनका लिख देंगे, दूसरी साइड इनका या फुल फॉर्म लिख दें या इनका जो वर्ष है, स्थापना वर्ष, वो लिख सकते हैं। सेकेंड है श्रमिक संघ, और इनका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हित है इनकी पूर्ति करना। और ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनसे संबंध रखते हैं। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक बार इससे प्रश्न पूछा भी था। AITUC 1920 में स्थापना हुई थी और ये भारत का पहला श्रमिक संघ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और संबंध किससे था इसका? सीपीआई से था। दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, ये कांग्रेस से संबंधित है। और अगला है हिंदू मजदूर सभा, ये समाजवादी पार्टी से। और फिर भारतीय मजदूर सभा, ये भाजपा से। और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये सिट्टू है, ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPM है उससे संबंधित है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से, कौन सा श्रमिक संघ किस पार्टी से संबंधित है। एक साइड श्रमिक संघ, दूसरी साइड पार्टी। फिर नेक्स्ट है कृषक समुदाय। जैसे पहला हो गया भारतीय किसान यूनियन, ये उत्तर भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र में होता है। और संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। और वर्तमान में कौन है? नरेश टिकैत। फिर ऑल इंडिया किसान सभा, ये प्राचीनतम में सबसे बड़ा किसान समूह है। ऑल इंडिया किसान सभा CPI से संबंधित है। फिर हिंदू किसान पंचायत, ये समाजवादी द्वारा नियंत्रित होता है। और यूनाइटेड किसान सभा CPM द्वारा। और ये रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन, ये जो नक्सलवादी आंदोलन को जन्म देने वाले 1968 CPM ने संगठित किया था। भारतीय किसान संघ, ये गुजरात से हो गया। और ये 4-5 है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट है छात्र संगठन, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, ये भाजपा से संबंधित है। और
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF ये CPI से संबंधित है, और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ ये NSU ये कांग्रेस से संबंधित है, और ये SFI याद रख लेना आप, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये CPI से संबंधित है। किसका? किससे संबंधित? तो ये जो सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है समुदायात्मक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर ले अच्छे से। फिर नेक्स्ट है असमुदायात्मक दबाव समूह। इनमें जो सांप्रदायिक या धार्मिक दबाव समूह होगी, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, जमात इस्लामी है, या एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, ये होगी। फिर जाति समुदाय हो गए, जैसे नादर कास्ट एसोसिएशन तमिलनाडु में है। फिर मारवाड़ी एसोसिएशन होगी, हरिजन सेवा संघ, कायस्थ समूह है, क्षेत्रीय महासभा गुजरात में कार्यरत है। फिर भाषागत समूह हो गए या गांधीवादी समुदाय हो गए, सर्व सेवा संघ हो गया, सर्वोदय संस्थान हो गया, भूदान आंदोलन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सिंडिकेट क्या था, है ना। तो ये एक संगठन के लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द, और जिसमें इसमें क्या था, कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता और मुख्यमंत्री थे। सिंडिकेट में एक संगठन और कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता और मुख्यमंत्री थे। 1960 से 70 तक इसका प्रभाव भारतीय राजनीति में रहा, और 1969 में कांग्रेस के विभाजन से इसका प्रभाव क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है युवा तुर्क, और 1969 के पश्चात एक वामपंथी संगठन था। फिर नेक्स्ट है प्रदर्शनकारी दबाव समूह है। ये क्या करते हैं, समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से समानांतर व्यवस्था चलाने से चलाते हैं। इनमें से ये जैसे नक्सली समूह हो गया, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गया, या ये गुजरात की नवनिर्माण समिति हो गई। ये क्या करते हैं, जो भी समाज है राजनीतिक व्यवस्था उसके विरुद्ध गैर कानूनी रूप से कार्य करते हैं। बब्बर खालसा हो गया, या उल्फा हो गया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, ये हो गया। इनका ध्यान रखना है। तो मेनली इसमें ये जो श्रेणियां इन्हीं को पढ़ना होता है, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हैं वो देख सकते हैं। पहले ग्रीन पीस, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। फिर ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। फिर एसोसिएट जो एसोसिएम है इसकी स्थापना पूछी है, ये 1920 में। कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें आप देख सकते हो जो इनको बताना है कौन सा किस पार्टी से रिलेटेड है। वो असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है, असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं, शिवसेना पार्टी होगी। बाकी युवा तुर्क, विश्व हिंदू परिषद है, ये सिंडिकेट है, ये सारे असमुदायात्मक। तो आपने देख लिया होगा जो PYQ से कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अपन ने पढ़े हैं ना वैसे डायरेक्ट, जैसे या तो जो औद्योगिक वाले इनकी स्थापना वर्ष पूछ सकते हैं, या कुछ मजदूर जो संघ है वो किस पार्टी से रिलेटेड है, या कौन से मतलब असमुदायात्मक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। सेकंड है वैश्वीकरण। तो सबसे पहले वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसमें विभिन्न विश्व के जो विभिन्न क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, संस्कृति है, समाज है, उनका तीव्र क्या होता है, एकीकरण होता है। तो वैश्वीकरण में चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, तकनीकी रूप से हो, इन सारी चीजों में क्या होता है, आदान प्रदान होता है और एकीकरण होता है। फिर नेक्स्ट है वैश्वीकरण के पक्ष या आयाम। तो वैश्वीकरण की आर्थिक प्रवाह, सामाजिक या राजनीतिक प्रवाह, सांस्कृतिक प्रवाह और वैचारिक प्रवाह। आर्थिक प्रवाह में क्या क्या चीजें, वस्तु है, पूंजी है, सेवाएं है, या मानव संसाधन है, कौशल, ये चीजें। सामाजिक या राजनीतिक में शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र है, व्यवहार है, नियम है। फिर सांस्कृतिक प्रवाह में भाषा, रहन सहन, खान पान, और वैचारिक में ज्ञान, शिक्षा, विचार, तकनीकी का आदान प्रदान। ये सारे किसके पक्ष है, वैश्वीकरण के पार्ट है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, थियोडोर लेविट ने किया था, ये याद रखना है। और लोकप्रिय रॉबर्टसन ने इसको लोकप्रिय बनाया था। जॉर्ज रिट्जर ने ग्लोबलाइजेशन को क्या कहा था, मैक्डोलाइजेशन नाम दिया था। ये अक्सर पूछते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन, इसको मैक्डोलाइजेशन नाम किसने दिया था। फिर जोसेफ जो स्टिग्लिज है उन्होंने अमेरिकरण कहा था, और मार्शल मैक्लुहान ने वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी थी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना है। फिर वैश्वीकरण के कारण या वैश्वीकरण को बढ़ावा, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था। जो ब्रिटिश संस्कृति थी, उनका जो खान पान था, रहन सहन था, उनका उन्होंने बढ़ावा दिया था भारत। फिर सूचना या संचार क्रांति होगी, वैश्विक शांति हेतु बने जो संगठन है, और पर्यावरण समस्या हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के पश्चात बनी संस्थाएं होगी, जैसे वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ये सारे किसको बढ़ावा दिया, इन सभी ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। फिर विशेषताएं वैश्वीकरण की, विशेषताओं से भी मतलब क्वेश्चन बन सकता है आपके।
तो वैश्वीकरण क्या है? एक बहुआयामी परिघटना है, जिसमें अभी अपन ऊपर पढ़े थे ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे पक्ष पढ़े थे। फिर ये निरंतर चल रही है स्टार्टिंग से ही, और प्रभाव इसका व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों जीवन पर पड़ता है। और वैश्वीकरण का विभिन्न देशों और समाजों में प्रभाव क्या है? विषम रहा है, एक समान नहीं होता है। ये उस देश की, वहाँ की जो परिस्थितियां उनके अनुसार ही प्रभावित है करता है। वैश्वीकरण से विप्रादेशीकरण, उपभोक्तावाद में वृद्धि होती है, और इसका प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। वैश्वीकरण से यातायात एवं संचार के साधनों का तीव्र विकास हुआ है, जिससे भौगोलिक दूरी भी कम हुई है, और बाह्य स्रोतन जिस आउटसोर्सिंग में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। व्यापार अवरोध कम हुए, ये वैश्वीकरण के पार्ट है। जैसे इंडिया में एलपीजी मॉडल अपनाया था, उदारीकरण है, निजीकरण है ना, ये वैश्वीकरण का पार्ट है, जिससे व्यापार अवरोध कम हुए। और फिर जो सहयोगी संस्थान उनकी स्थापना हुई है, जैसे G2 है, G20 है, नाटो है, ऐसे। और फिर ये ग्लोबलाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन ये ग्लोबल और लोकल दो चीज़ों से बना है, या जिसे हिंदी में बोलते हैं भूस्थानीयकरण। यानी वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो भी नई नई कंपनी आई है, और जो स्थान विशेष संस्कृतियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, ये क्या करता है? इंडिया में नवरात्रि के टाइम क्या करता है? मांस नहीं बेचता है, तो क्योंकि इसने जो लोकल जो संस्कृति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का संबंध किससे? वैश्वीकरण से ही है। फिर वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संगठन, तो इनमें आईएमएफ हो गया, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और 188 देश आईएमएफ में, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। कार्य क्या है? अल्पकालिक ऋण देता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संचालन करता है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, 1946, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। यह क्या करता है? दीर्घकालिक ऋण देता है, और विकासशील देश है उनकी आर्थिक सहायता करता है। पहले गेट था 1948 इसकी, मतलब जिनेवा में था, और फिर गेट का स्थान किसने ले लिया? डब्ल्यूटीओ ने गेट का स्थान ले लिया था। फिर वैश्वीकरण पर प्रमुख पुस्तकें, ये आई हुई पुस्तकें हैं प्रीवियस ईयर में, वही लिखी है। नहीं तो वैश्वीकरण पर बहुत सारी पुस्तकें होती है, ये आपको याद रखनी है सारी पुस्तकें। जैसे ये इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जगदीश भगवती की है, इंपॉर्टेंट है ये। मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, जोसेफ स्टिग्लिट्ज की है। और व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उल्रिक बेक की है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये मिल्टन की होगी। और ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, ये स्टिग्लिट्ज की है। ये 5 बुक्स है, ये भी याद रखनी है। फिर वर्ल्ड सोशल फोरम, इसके संस्थापक कौन थे? ओडेड ग्रोजियो इसके संस्थापक थे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पोर्टो अल्गारे में, यानी ब्राजील में है। इसकी पहली बैठक हुई थी वो 2001 ब्राजील में हुई थी, और 2004 में इसकी भारत में चौथी बैठक भारत मुंबई में हुई थी, और 2024 की इसकी बैठक काठमांडू, 16वीं बैठक काठमांडू में हुई थी। और इस मंच के तहत जो भी मानवाधिकार कार्य करता है, पर्यावरणवादी है, मजदूर है, युवा है, महिला कार्य करता है, एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम है, एक रूप से जो वैश्वीकरण है उसका विरोध करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव। निजीकरण व उदारीकरण को बढ़ावा, क्योंकि एलपीजी, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, एफडीआई, बाह्य स्रोतों में वृद्धि हुई है, उपभोक्तावाद संस्कृति को बढ़ावा मिला है, वर्ग व्यवस्था का विकास हुआ है। हम किससे? वर्ण से वर्ग व्यवस्था की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। और योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है ना, तभी तो जो विश्व योग दिवस मनाते हैं हम। और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित उपक्रमों में क्या आई है? कमी आई है। ये जो एलपीजी अपन ने पढ़ा था, उसमें जो आरक्षित उद्योगों श्रेणियां थी उनको कम कर दिया था सरकार ने। और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हुई है, श्रम बाजार सुधारों में सुधार हुई है, नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियां आई है, और राजस्व और राजकोष है सुधार। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूँ, फिर आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। जैसे दो देशों के बीच तीव्र एकीकरण, ये वैश्वीकरण संबंध हो गया। या ये वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्टसन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर ये निम्न में से वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो ये अपन ने जो वैश्वीकरण की विशेषताएं पढ़ी है, भारत में प्रभाव पड़े हैं ना, या इसको कौन से कारक बढ़ावा दे रहे हैं, वो सारे इसके प्रभाव है। जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है, क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देना,
और सांस्कृतिक भिन्नता नहीं है, सांस्कृतिक रूप से क्या हुआ है, एकीकरण हुआ है। कौन सी संस्था वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली नहीं है? तो ये विश्व सामाजिक वर्ल्ड सोशल फोरम अभी पढ़ा था, ये वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं, बाकी ये सारे वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बुक्स है, अपन ने लिख ली है। तो मेनली जो क्वेश्चन है ये आप पढ़ लेना इनको। फिर ये वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक, भौगोलिक आदान प्रदान नहीं होता है। भौगोलिक थोड़ी होता है कि अमेरिका अपना हिस्सा है वो इंडिया के पास लाके दे देगा कि ये लो यहाँ आपके पास कर दिया हमने। ये वैश्वीकरण की विशेषताएं होगी। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। एक ये क्वेश्चन, विश्व युवा युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो प्रवास है, युवा संस्कृति है, वैश्विक नागरिकता है, और वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। ये नहीं है, यदि वस्तुओं की सर्व उपलब्धता होती तो वैश्वीकरण का ये पार्ट ही नहीं होता। फिर ये भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भूमंडलीकरण के परिणाम है? नई व्यापार औद्योगिक नीतियां हो गई, नई बैंकिंग, वित्त, श्रम बाजार, राजकोषीय सुधार, ये सारे वैश्वीकरण के पार्ट है। या वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ब्राजील में, और भारत में इसकी चौथी बैठक हुई थी मुंबई में। तो ये इसके क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो अभी अपन ने मतलब दो चैप्टर है वो पढ़ लिए हैं। पहला दबाव समय, दूसरा वैश्वीकरण, तीसरा छोटा सा टॉपिक है संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका। तो यहाँ से ज्यादातर या तो उनकी कोई कोटेशन पूछ लेते हैं, या उनकी बुक्स, या उन्होंने कुछ जो मतलब संस्था की स्थापना की थी उनकी स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं। तो स्थापित संगठन देखते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापना हुई थी। समता सैनिक 1927, समता समाज 1927, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ये वीवीआई है। और 1942 में नाम चेंज कर दिया था, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ नाम कर दिया था इसका। 1936 में स्थापना, फिर 1942 का नाम चेंज। फिर पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945, और भारतीय बौद्ध महासभा 1955। फिर इनकी कुछ बुक्स है वो आप पढ़ सकते हो, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ रूपीज, एनिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शुद्राज, अनटचेबल्स, वेटिंग फॉर वीजा, ये इनकी आत्मकथा है। और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन फॉर द शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्म, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, और थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी जो भाषावाद, भारत में भाषा विवाद है उसके ऊपर। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। फिर समाचार पत्र, मूक नायक 1920 में मराठी में, बहिष्कृत भारत 1927 मराठी में, और ये जनता और प्रबुद्ध भारत 1955 में। फिर नेक्स्ट, ये संविधान सभा में पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे अम्बेडकर साहब, और संविधान सभा में शामिल होते हैं, और इनका दल था अनुसूचित जाति परिसंघ दल से। किस दल से? अनुसूचित जाति परिसंघ दल से। फिर विभाजन, और बंगाल की सीट कहाँ, बंगाल की सीट क्या हो जाती है? रिक्त हो जाती है, यानी विभाजन होता है भारत का और बंगाल पाकिस्तान में चला जाता है, फिर इनकी सीट क्या हो जाती है? रिक्त हो जाती है। फिर इनको बंबई प्रांत सीट से त्याग पत्र देते हैं, अमर जय कर त्याग पत्र देते हैं, वहां से इनको संविधान सभा में शामिल किया जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे ये, टोटल 7 सदस्य थे, गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और निम्न जो समितियां थी इनके सदस्य भी रहे थे। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सी संविधान की समितियां थी जिनके अम्बेडकर साहब सदस्य रहे हैं? जैसे मौलिक अधिकार, या अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति, या मौलिक अधिकार रूप समिति, इनके क्या रहे थे? सदस्य भी रहे थे। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार कर कब किया था? 21 फरवरी 1948 को। इसे भारतीय गजट में प्रकाशित करवाया, और 315 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां भी थी। इनको संविधान का जनक, आधुनिक मनु भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको क्या कहा था? दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी। महावीर त्यागी ने मुख्य कलाकार, और केवी राव ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की जननी कहा था। कुछ एक्स्ट्रा चीजें और है, जिसमें हाट सत्याग्रह 1927 में इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और फिर पार्वती या बलराम मंदिर आंदोलन, ये भी इन्हीं के नेतृत्व में। फिर पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। 1951 में हिंदू कोड बिल मामले पर जो मंत्री पद था उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, और 1942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी नियुक्त हुए थे। तो ये मोटी मोटी बातें अम्बेडकर साहब से, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर ये कोटेशंस है, एक दो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप इनको थोड़ा देख लेना अच्छे से। जैसे
पहली तो है कि हम राज्य के भीतर राज्य की रचना नहीं करना चाहते, परंतु इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता हो। हाँ, ये मोस्ट है। हमारे संविधान में यदि नवीन बात हो सकती है तो यही कि इसे पुराने प्रचलित संविधान की विकृतियों से क्या किया जाए, दूर किया जाए और आवश्यकता अनुसार कुछ चीजें शामिल की जाए। और अम्बेडकर साहब ये कहते हैं कि हमने 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीजों को सीखा है, उनको अपनाए, हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई लज्जा नहीं है। और ये कहते हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है या जिसके बिना संविधान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी, तो वो अनुच्छेद 32 को बताते हैं, जिस संविधान की वो आत्मा कहते हैं। और ये कुछ आपातकालीन शक्तियां उनके बारे में भी बात करते हैं कि हम आशा करते हैं कि अनुच्छेदों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कुछ कोटेशन है, इनको आप पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चंस और है, जैसे निम्न में से कौन सी पुस्तक लेखक है अम्बेडकर साहब नहीं है? तो द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, पाकिस्तान पार्टीशन, द बुद्धा एंड हिज दम। मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य लचीला है और युद्ध एवं शांति काल दोनों इसमें एकता बनाने का सामर्थ्य है, अम्बेडकर साहब ने कहा था। विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? बम्बई से। अभी अपन देखा था, गंगार जयकर ने त्याग पत्र दिया था, मुंबई का प्रतिनिधित्व करते थे। और ये कथन है, इनके बताना है सत्य कौन सा है। अम्बेडकर पहली बार बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा, ये सत्य है। और आधुनिक मनु कहा जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष। और वीटी कृष्णामाचार्य ने इनको भारतीय संविधान जननी कहा था, नहीं, के वी राव ने कहा था, है ना। तो ये क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। फिर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रवास और जनसंख्या वितरण। फिर इसमें देखते हैं, प्रवास तो आपको पता है कोई भी मतलब वस्तु है, इंसान है, उसका एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाना या ट्रांसफर होना, वो क्या हो गया, प्रवास हो गया। और प्रवास के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, एक देश के अंदर हो गया, राज्यों के अंदर हो गया, या जो दो देशों के बीच में हो गया। फिर प्रवास के प्रकार देखते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। ये अंतर्देशीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। उत्प्रवास का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना, ये तो हो गया उत्प्रवास। और आप्रवास क्या हो गया, एक जैसे यहाँ इस जगह को छोड़ा है तो यहाँ तो उत्प्रवास ही कहलाएगा, और जिस जगह ये जाएगा वहां क्या होगा, आप्रवास होगा। फिर प्रवास की धारा, ये इंपॉर्टेंट है, चार धाराएं हैं, ग्रामीण टू ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण टू शहरी प्रवास, और शहरी टू शहरी, और शहरी टू ग्रामीण। फिर प्रवास के कुछ कारण है। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रवास का कारण नहीं है, तो हो सकता है कि इनमें से नाम मिल जाए या कुछ कोई अलग और मिल जाए, तो आपको वहाँ कॉमन सेंस का यूज करना है कि कौन सा प्रवास का कारण हो सकता है, कौन सा नहीं। तो ये आकर्षक है, यानी जो आकर्षित करते हैं प्रवास को। बेहतर रोजगार हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु, उद्योग, संसाधन, ये क्या करते हैं, सारे आकर्षित करते हैं, वहां लोग जाते हैं, ना प्रवास के कारक हो गए। और प्रतिकर्षक, जो लोगों को जगह छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, यानी उत्प्रवास के कारक हो गए। बेरोजगारी, धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक असुरक्षा, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, संभावित क्षेत्र, ये क्या करते हैं, लोगों को प्रवास के लिए, एक जगह को छोड़ने के लिए या उत्प्रवास के लिए प्रेरित करते हैं। फिर प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक अलग अलग है, भौतिक है, आर्थिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है। तो भौतिक में जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, मृदा उपजाऊ होगी, जल की उपलब्धता होगी, वातावरण अच्छा होगा, और समुद्र स्तर का बढ़ाना, भूस्खलन, ये सारे क्या है, प्रवास को आकर्षित करते हैं। यानी जहाँ भूस्खलन होगा या समुद्र का स्तर बढ़ेगा, वहां से लोग क्या है, जगह को छोड़ेंगे और दूसरी जगह जाएंगे। फिर आर्थिक, रोजगार के लिए संसाधन है, खनिज उद्योग है, ये सारे। सामाजिक में विवाह, धर्म संबंधी। और राजनीतिक में राजनीतिक दमन है, हिंसात्मक दमन है, ये चीजें होगी, तो यहाँ से लोग जगह छोड़ेंगे। तो ये आप देख लेना। भारत में होने वाले सर्वाधिक प्रवास, भारत में होने वाले सर्वाधिक प्रवास किस टाइप के थे? अंत राज्य प्रवास की बात करें, अंत राज्य मतलब एक ही राज्य में, तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास है बात में। अंत राज्य प्रवास सबसे ज्यादा कौन सा है, ग्रामीण से ग्रामीण। कारण क्या है, विवाहित महिलाएं जो है ग्रामीण से दूसरे गांव में जाती है। फिर अंतरराज्यीय प्रवास यानी ग्रामीण से शहरी। अंतरराज्य यानी एक राज्य से दूसरे में, ये एक राज्य के अंदर ही, तो एक राज्य के अंदर तो ग्रामीण टू ग्रामीण है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या, ग्रामीण से शहरी, जो गरीबी, बेरोजगारी, इसके कारण लोग प्रवास करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रवास की तरंगे, तीन तरंगे हैं। जो प्राथमिक तरंग है वो है गिरमिटिया प्रथा के तहत, जो लोगों का जाना था उपनिवेश काल में, यानी अफ्रीका के देशों में ले जाया गया था मजदूरों। फिर द्वितीय तरंग में आधुनिक समय में जो व्यवसायी है, व्यापारी है, फैक्ट्री मजदूर के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर देशों में व्यवसाय के लिए जो लोग लगे गए हैं, उनको बोलते हैं द्वितीय तरंग प्रवासी। और तृतीय तरंग में इसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी सेक्टर है,
यूएसए, कनाडा या जो सेवा सेक्टर से जुड़े लोग हैं ना, वो सारे किस में आ जाएंगे? तृतीय तरंग में। अब नेक्स्ट है प्रवास से संबंधित कुछ सिद्धांत। एक बार प्रश्न भी पूछा था हमारे टाइम, जो दिसंबर 2022 में एग्जाम हुआ था ना फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट का, तो उसमें प्रवास के सिद्धांत से प्रश्न पूछा था पहली बार। तो ये सिद्धांत के मैंने नाम लिखे मैंने, तो यहीं से पूछते हैं, बाकी ज्यादा लिए चले जाए तो पढ़ते रहोगे इस टॉपिक को। पहला हो गया गुरुत्वीय मॉडल या फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ये रायलिन दिया था। और न्यूनतम प्रयास सिद्धांत ये जिफ ने दिया था। और अंतरालीय अवसर मॉडल स्टोफर ने दिया था। और गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत ये जेलेंस्की ने दिया था। और प्रवास कटिबंध सिद्धांत ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। तो इनके आप नाम है ध्यान रखना है। फिर आईएमओ ये क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन। इसकी स्थापना 1951 में मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और भारत इसका 2008 से सदस्य है। और ये यूएनओ का एक पार्ट है। फिर ये मोस्ट है विश्व प्रवास रिपोर्ट, ज्यादातर क्वेश्चन यही से आते हैं। 2024 प्रति 2 वर्षों से जारी की जाती है। और इसमें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की वैश्विक आबादी लगभग कितनी है? 281 मिलियन है। कितनी है? 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की वैश्विक आबादी। जो वैश्विक आबादी कितने प्रतिशत? 3.6%। जिसमें से 117 मिलियन संघर्ष, हिंसा, आपदा से विस्थापित है सबसे ज्यादा। और भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों 18 मिलियन का उद्गम स्थल रहा है, जहां से लोग गए हैं सबसे ज्यादा। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात कहाँ है? यूएई में 88%। ये भी ध्यान रखना, शीर्ष प्रवासी देश जनसंख्या के अनुसार शीर्ष प्रवासी देश उत्तर प्रवासी लोग कहाँ से? भारत से। और 1 नंबर भारत, 2 नंबर मेक्सिको। उत्तर प्रवासी जहाँ से लोग ज्यादा प्रवास किए हैं। फिर अप्रवासी जहाँ लोग गए हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा। और फिर मेक्सिको में। भारत 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन का धन प्रेषण करने वाला देश बना है, फर्स्ट है। और 2000 से 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण कितना? 65% से बढ़कर 128 बिलियन से 831 बिलियन डॉलर हो गया है। क्योंकि भारत के लोग ज्यादातर जो सर्विस सेक्टर है उनमें बाहर ही जाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा अमेरिका में गए हैं, यूएई में जाते हैं, यूएसए मतलब कनाडा में जाते हैं। और वहां से जो बाह्य धन प्रेषण है वो भारत में भेजते हैं। और यूएसए विश्व में शीर्ष धन प्रेषण भेजने वाला देश है। और सेकंड कौन सा है? यूएई है। वर्ष 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर कुल 35.3 मिलियन लोग क्या है? शरणार्थी है। फिर भारत के राज्य में प्रवास, अप्रवास कहाँ है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में लोग, और दिल्ली में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जाते हैं। और कहाँ से छोड़ते कहाँ उत्तर प्रवास? यूपी और बिहार के। इंडिया के अकॉर्डिंग वे देश जहाँ भारतीय उत्तर प्रवास अधिक संख्या में गए हैं। यूएई में 1 नंबर, फिर यूएसए में। भारत के लोग 1 नंबर यूएई, 2 नंबर यूएसए। और अप्रवासी भारत में कौन से देशों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से। ये श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति एक बार पूछ लिया, शायद दोबारा नहीं पूछेंगे, आप थोड़ा सा देख लेना इसको। ये क्वेश्चन था जनसंख्या प्रवास फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये 2022 दिसंबर 2022 पूछा था, रैली ने दिया था। और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, उसमें जो 2019 में कितने प्रवासी हो गए? 272 मिलियन हो गए। और ये विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण। इन टॉपिक्स में मैं जो मेन जो चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ आपको, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो पढ़ने के लिए बहुत बड़े टॉपिक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपन 1.5 घंटे के अंदर अंदर 60 टॉपिक पढ़ लें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ, और ये लास्ट का टाइम है वो आपके रिविजन का ही। जनसंख्या घनत्व के प्रकार, इनको आपको याद है, ये तो सभी अपन पढ़ते हैं। दूसरा कायिक घनत्व, एक बार प्रश्न पूछा है यहाँ से। कायिक मतलब कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। और फिर ये कृषि घनत्व है, कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या और कृषि भूमि का क्षेत्रफल। और पोषण घनत्व है, कुल जनसंख्या और खाद्यान्नों के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल। जनसंख्या वितरण में ये इंपॉर्टेंट है, विश्व में महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या घनत्व है, ये आपको पूरी टेबल याद करनी है। तो एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 153। और यहाँ कुल जनसंख्या कितनी है विश्व की? 59.1%। ये आपके जो महाद्वीप वाले टॉपिक है ना, उनमें भी काम आ सकता है जनसंख्या का मिलान करने में। अफ्रीका का 49 है, और 2 नंबर है पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो। यूरोप का
34। और लैटिन मध्य अमेरिका और ओशिनिया सबसे कम है, यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इनका 5 है। और कुल जनसंख्या प्रतिशत है वो भी सबसे कम है। सबसे अधिक सबसे कम आप देख लेना, और इनका 2-3 ये भी देख लेना। फिर ये विश्व का औसत घनत्व है 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले क्षेत्र कौन से है? पूर्वी दक्षिणी दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी दक्षिणी दक्षिण पूर्वी एशिया जो चीन है, भारत है, जापान है, या श्रीलंका, बांग्लादेश, ये वाला एरिया कोरिया, इन एरिया। पश्चिम और मध्यवर्ती यूरोप, जिसमें अब फ्रांस है, ब्रिटेन है, पोलैंड है, जर्मनी, ये देश आ जाते हैं। और फिर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूएसए हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश, ये तो महाद्वीप हो गए। अब ये देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पहला है मकाऊ लगभग 21,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर मोनाको लगभग 19,000। ये दो तो आप याद रख ले, मकाऊ और मोनाको। मकाऊ 1 नंबर, फिर 2 नंबर मोनाको। फिर बड़े देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश, बड़े देशों की बात हो रही है, छोटे छोटे देश थे। बड़े देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व से बांग्लादेश का है, फिर दक्षिण कोरिया का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देश, इनका ध्यान रखना आपको। ग्रीनलैंड 1 व्यक्ति, फॉकलैंड 1 व्यक्ति, मंगोलिया 2 व्यक्ति, और पश्चिमी सहारा 2 व्यक्ति, नामीबिया 2 व्यक्ति। तो इनको आप याद रख लेना। ग्रीनलैंड फॉकलैंड तो याद रह जाएंगे, फिर मंगोलिया, पश्चिमी सहारा, इनको याद रखना। बड़े देशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देश, यहाँ से भी प्रश्न आया था बड़े देशों में। ऑस्ट्रेलिया में 3 व्यक्ति और कनाडा में 4 व्यक्ति, और रूस में 9 व्यक्ति। ये छोड़ सकते हो। हाँ, ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1.44 अरब अनुमानित आबादी के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश हो गया। और ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया था। 2025 का है, वो भी आप सर्च करके देख लेना, हो सकता है उसकी थीम पूछ ले। सर्वाधिक आबादी वाले देश है भारत, फिर सेकेंड चीन हो गया। न्यूनतम जनसंख्या वाले देश वेटिकन सिटी, तुवालू, नौरू, ये ध्यान रखना आपको। विभिन्न महाद्वीपों में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले देश, ये भी ध्यान रखना। एशिया में चीन हो गया, न्यूनतम मालदीव हो गया। अफ्रीका में नाइजीरिया हो गया, सेशल्स हो गया। यूरोप में रूस हो गया और वेटिकन सिटी हो गया। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया, नौरू हो गया। और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो याद ही रह जाएंगे। जो बड़े देश है वो दक्षिण अमेरिका, ब्राजील हो गया, और सूरीनाम छोटे वाले हैं, ये थोड़े मेल देख हैं। और जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले, ये तो आपको याद हो जाएंगे। प्रारंभ से लेकर 1650 तक विश्व की जनसंख्या लगभग क्या रही? स्थिर रही थी। और 1650 से 1950 तक जो मंद वृद्धि का काल रहा था। 1950 से 2000 तक विस्फोटक वृद्धि का काल रहा था। और वर्तमान में घटती दर से वृद्धि का काल चल रहा है। ये 3 कोटेशन है, वो याद रखने आपको ना। स्टार्टिंग में तो स्थिर थी, फिर मंद वृद्धि का काल, और फिर 1950 से 2000 तक विस्फोटक वृद्धि का काल है। बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी, और वर्तमान में क्या घटती दर से वृद्धि का काल चल रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि विश्व की 90% जनसंख्या कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, ना। उत्तरी गोलार्ध में 90% और 10% दक्षिण गोलार्ध में। क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में स्थल की मतलब स्थल भाग है वो क्या है? बहुत ही कम है, ज्यादा जलीय क्षेत्र है। महासागरों का ज्यादातर प्रसार है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की 90% जनसंख्या केवल स्थल के 10% भाग पर, और जबकि 10% जनसंख्या 90% क्षेत्र पर अत्यंत विरल रूप में पाई जाती है। विश्व की 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, जो 20 से 60 डिग्री अक्षांश है उनके बीच में है 80%। उत्तरी गोलार्ध के, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो यहाँ से जो 20 से 60 डिग्री ये जो एरिया है ना, इस एरिया में विश्व का 80% जनसंख्या निवास करती है। फिर अगला 60 डिग्री अक्षांश से विश्व के मात्र 1% लोग निवास करते हैं इससे ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे अपन दूरों की तरफ जाते हैं तो जलवायु रहने के लायक या अनुकूल नहीं होती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में भी एशिया में अधिकांश जनसंख्या, एशिया महाद्वीप की बात करें, 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। और यूरोप में अधिकतर लोग 60 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच निवास करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन घटक क्या है? जनसंख्या परिवर्तन कैसे आता है? या जन्म दर, या मृत्यु दर, या प्रवास से जनसंख्या में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। विश्व में जनसंख्या वितरण, सघन जनसंख्या के प्रदेश कौन से है? 5 है, जिनका जनघनत्व क्या 100 से अधिक है। जैसे पूर्व एशिया 1 नंबर है, जिसमें चीन, जापान, कोरिया है। फिर दक्षिण एशिया भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल ये आते हैं। फिर उत्तर पश्चिम यूरोप, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, स्पेन, इटली ये आते हैं। ये तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले हैं ना, वो देश हो गए। और फिर विरल जनसंख्या घनत्व है किन क्षेत्रों में? 5 प्रदेश है जिनका घनत्व 10 से भी कम है। विश्व के
55% भूभाग पर मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। यानी सबसे विरल जनसंख्या वाले में पहला कौन सा उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हो गया, 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। यानी 60 डिग्री चाहे उत्तरी अक्षांश हो, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो, जिसमें आर्कटिक महासागर वाला जो अंटार्कटिका वाला उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग हो गया, या ग्रीनलैंड, साइबेरिया, इन क्षेत्रों में जो रहने के लायक या अनुकूल जलवायु है ही नहीं। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, ये ध्यान रखना। विश्व के प्रमुख मानव समूह है, इनमें एक नंबर एशियाई जनसमूह है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक सघन बसाव वाला मानव समूह है और विश्व की 50% अधिक जनसंख्या इनकी है। और सबसे बड़ा जो एशियाई मानव समूह उनमें कौन सा, दक्षिणी एशिया है, जिसमें भारत, पाक, बांग्लादेश, चीन, ये बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका आते हैं। एशियाई जनसमूह में दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच माँ का मानव जमा क्या है, सर्वाधिक है। ये भी ऊपर अपने ऊपर भी बढ़ा था कि 10 से 40 डिग्री जो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सेकेंड होगी यूरोप मानव समूह, और जो 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में रहती है, और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या क्या है, दूरी है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर थर्ड हो गया अमेरिका मानव समूह, और चौथा हो गया अफ्रीकन जन समूह। तो ये जो जनसंख्या वितरण वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है पर्यावरणीय समस्या। तो पर्यावरणीय समस्या में एक तो जो पर्यावरण से रिलेटेड जो सम्मेलन हुए, जैसे कॉप सम्मेलन है, सारे इंपॉर्टेंट वो देखने। दूसरा जो दिवस है, दिवस से अक्सर पूछते हैं कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस, या इनकी थीम है, थीम पूछते हैं, या इसे संग मतलब पर्यावरण से संबंधित कोई भी संगठन है वो संगठन देखते हैं। फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, ये देखते हैं। तो तीन चार चीजें हैं वो देखनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टॉकहोम या स्वीडन सम्मेलन, ये स्वीडन में हुआ था 1972 में। ये क्या था, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन सर्वप्रथम वैश्विक प्रयास था यूएनओ के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहला प्रयास था, और इसी में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की स्टार्टिंग हुई थी। फिर अगला है विश्व जलवायु सम्मेलन, स्विट्जरलैंड 1979 में जिनमें प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन था। ये दोनों मोस्ट है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जेनेवा में हुआ था 1979 में। फिर ये रियो डी जेनेरो सम्मेलन है ही, ब्राजील 1992 में। एजेंडा 21 या जो रियो घोषणा पत्र था, बाकी ये छोड़ सकते हो आप। ये इंपॉर्टेंट है, यूएनएफसीसी ट्रिपल सीसी, इसके द्वारा आयोजित प्रथम कॉप था ये, बर्लिन 1995 में फर्स्ट कॉप था, ये याद रखना। फिर क्योटो प्रोटोकॉल जापान 1993 में, और ये किससे संबंधित था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लानी है, कितनी, 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करने का एक बाध्यकारी समझौता था, और 2005 से लागू हुआ था। और अब इसकी जगह 2020 के बाद किसने ले लिया, पेरिस समझौते ने ले लिया। अपन आगे बढ़ेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2002 में, इसे 10+ सम्मेलन भी कहते हैं, जो रियो डी जेनेरियो था ना उसके 10 साल बाद में, और इसमें सतत पोषणीय विकास पर विशेष बल दिया गया था। फिर बाली इंडोनेशिया 2007 में, कोपेनहेगन डेनमार्क 2009 में, और ये इंपॉर्टेंट, इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय व्यक्ति था राजेंद्र पचौरी ने की थी। और 2009 को सबसे गर्म वर्ष, सबसे कम गर्म वर्ष, और 2001 से 2010 के दशक को सबसे गर्म दशक घोषित किया गया था। कानकून सम्मेलन मेक्सिको में 2010 में हुआ था, और इसमें जो हरित जलवायु कोष है उसको गठन करने की बात की गई थी। यानी जो गरीब देश है, निर्धन या अविकसित देश है, उनके ऊपर जो पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको बचाने के लिए हरित जलवायु कोष गठन करने की बात की गई थी। दोहा सम्मेलन 2012 में, और फिर ये मोस्ट है पेरिस सम्मेलन COP 21 फ्रांस में 2015 में, और इसमें एसडीजी यानी एसडीजी जो 17 टारगेट थे इनको अपनाया गया, 2030 तक प्राप्त करना था। और फिर नेक्स्ट है वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री की वृद्धि से नीचे रखना, और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री से 1.5 सेंटीग्रेड से नीचे करवाने का प्रयास था। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फिर इसमें पेरिस समझौता जो क्योटो प्रोटोकॉल था अपने पढ़ा था उसकी जगह ये लागू हो गया था और उससे भी विस्तृत है ये, विकसित और विकासशील दोनों देशों पर लागू है। ये इंपॉर्टेंट चीजें तीन याद रखनी है। फिर ये न्यूयॉर्क सम्मेलन में इसमें पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर ग्लासगो ये स्थगित हो गया था। हाँ, ग्लासगो शिखर सम्मेलन स्कॉटलैंड में नेट जीरो उत्सर्जन की बात की गई थी, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेंटीग्रेड से नीचे लाने की बात की थी। और फिर ये 3-4 ये तो कंटिन्यू याद रखने कि COP 27 कहाँ हुआ था, COP 28 कहाँ हुआ था, COP 28 में ग्लोबल स्टॉक टैक्स GST लागू हुई थी और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात कही गई थी। फिर बाकू सम्मेलन COP 29 ये अजरबैजान 2024 में पीछे संसद डिपार्टमेंट में यही प्रश्न पूछा था नवंबर 2024 में। तो इसमें जो मैंने जो हाईलाइट किए वो आपको याद रखनी है। फिर कुछ बातें हैं जो COP 29 से रिलेटेड है कि इसका आयोजन 11 से 22 नवंबर और बाकू अजरबैजान की राजधानी वहाँ हुआ था और इसकी थीम क्या थी, फाइनेंस COP कहा गया था क्योंकि इसमें जो मुख्य ध्यान था वो जलवायु वित्त पर था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है नया जलवायु वित्त लक्ष्य रखा गया था, नया जलवायु वित्त लक्ष्य। इसमें विकसित देशों द्वारा नेतृत्व में सन 2035 तक कम से कम 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष जुटाने का संकल्प है। 300 अरब डॉलर यानी 1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष 2035 तक लक्ष्य है। यानी स्रोत के संग पब्लिक और प्राइवेट सोर्स। फिर शमन कार्यक्रम यानी जो मिटिगेशन प्रोग्राम है यानी उत्सर्जन कम तकनीक पर फोकस करना है, उत्सर्जन यानी जो जीवाश्म ईंधन है उन पर कम फोकस करना है। और 2025 में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट होगा और जो शहरी केंद्र उत्सर्जन को क्या करेगा, कम करने की बात करेगा। इसके कुछ पॉइंट और है जैसे जलवायु वित्त है कि 2035 तक 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष और 1.3 ट्रिलियन डॉलर है उसका लक्ष्य रखा गया। माइग्रेशन की बात होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगी। और फिर इसमें ये लैंगिक समानता या 10 वर्ष जेंडर एक्शन प्लान लाया गया है और हानि व क्षति कोष 2025 से वित्तीय प्रोजने शुरू हो जाएगी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने। फिर COP जो 30 है उसका आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 को होगा और बेलम ब्राजील में होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब कौन सा दिवस कब मनाते हैं ये, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को 22 मार्च को विश्व जल दिवस। इसकी थीम क्या है, 2025 की है ये, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, इसका है आवर पावर और आवर प्लेनेट। फिर 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस है, इसका जो थीम है वो क्या है, हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और इसकी थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और फिर 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण है और इसकी ये थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, तो ये दिवस भी याद रखने। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, ये क्या देगी, जब पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाले सूर्य की उष्मा कुछ गैसों द्वारा वायुमंडल में अवरुद्ध कर ली जाती है, जिसे तापमान बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तापमान बढ़ने की प्रक्रिया है, कुछ जो सनलाइट होती है वो तो वापस पृथ्वी द्वारा लौटा दी जाती है और कुछ गैसों के कारण अवरुद्ध हो जाती है। जैसे इससे अपन फिगर में देख सकते हैं, ये सनलाइट आ रही है, कुछ तो वापस परावर्तित कर दी और कुछ यही वायुमंडल में एब्जॉर्ब हो गई। और कारण क्या है, कुछ गैसें जैसे CFC है या नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी वजह से जो जितनी मात्रा वापस लौटनी चाहिए उतनी मात्रा वापस नहीं लौट रही है और पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है। और इसके पीछे कुछ मुख्य ग्रीन हाउस गैसें होती है, सबसे ज्यादा योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 60% से भी ज्यादा। फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर जलवाष्प CFC। इनमें प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या है, मानव गतिविधियां भी है, जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाना है, कोयला, पेट्रोल, डीजल हो गया, वनों की कटाई कर रहे हैं, औद्योगिक प्रदूषण है, कृषि गतिविधियां हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लाभ भी है, जैसे ये पृथ्वी को जीवन के अनुकूल बनाती है, तापमान जो औसत पृथ्वी का तापमान है 15 सेंटीग्रेड वो बनाए रखती है। और यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान कैसा होता, माइनस में 18 सेंटीग्रेड होता, माइनस में 18 सेंटीग्रेड होता। ऐसा प्रश्न पूछा था एक बार कि यदि ग्रीन हाउस कैसे नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान कितना होता, -18 सेंटीग्रेड। और दुष्परिणाम भी ये आप पढ़ लेना, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम चक्कर परिवर्तन हो रहे हैं, जैव विविधता खतरा है।
इसके रोकने के उपाय है, ये चीज़ें कर सकते हैं अपन। इनमें ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा कौन सी है, CO2 है 60% अधिक, फिर मीथेन है 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, ये सारे जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। फिर एसिड रेन, जब वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, तो ये अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है और इसे क्या बोलते हैं, एसिड वर्षा। तो इसके लिए उत्तरदायी क्या हो गया, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, मेनली ये H2SO4 और HNO3। मुख्य गैसें कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, उसके अलावा CO है, CH4NO है, ये भी उत्तरदायी है। इस फिगर से आप देख सकते हो। ओशियन से इसे मतलब वाष्पीकरण के द्वारा फिर बादल बने, और फिर जो उद्योग है उनसे निकलने वाला जो SO2 NO2 है, ये जब क्रिया करता है तो H2SO4 HNO3 के रूप में बारिश करता है और ये एसिड रेन कहलाती है। और ये कारण देख लेना आप, और प्रभाव, मिट्टी की उर्वरता कम होती है, जल स्रोत है वो प्रदूषित हो जाते हैं, जलीय जीवन खतरा होता है, पत्तियों को नुकसान, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, संगमरमर चूना पत्थर इनको नुकसान हो जाता है, जैसे ताजमहल हानि हो रही है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है कि सांस संबंधी समस्या हो जाती है, या त्वचा आंखों में जलन हो जाती है, और नियंत्रण के उपाय ये है। फिर ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल की ओजोन परत धीरे धीरे पतली होती जाती है, जिसमें और छिद्र हो जाता है, और जिससे जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो परत तक पहुंच जाती है। ओजोन परत है कहाँ, वायुमंडल के जो समताप मंडल है उसमें 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। और मुख्य कारण क्या है इसके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर एसी स्प्रे से निकलते हैं, फिर जो हेलोन्स कार्बन, ये मिथाइल ब्रोमाइड, ये फिर वायुयान से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, या उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक गैसें हो गई, ये सारे किसके लिए उत्तरदायी है, ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, यह घटना ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप समताप मंडल बसंत ऋतु में अधिकतम पाई जाती है। और ओजोन गैस मापने की कई एडोप्शन है, और क्षरण के कारण ये हो गए, मतलब ये गैस है ना, सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर फ्रोन, हेलोन्स, मिथाइल, ये इन गैसों का क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए, 5 जैसे प्रभाव क्या होंगे इसके, त्वचा कैंसर वृद्धि होगी, मोतियाबिंद या प्रतिरक्षा तंत्र है अपना वो कमजोर हो जाएगा, सनबर्न हो जाएगा, ये सारे इसके प्रभाव है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत जो क्षरण हो रहा है उसको नियंत्रण करने के क्या प्रयास हुए, है ना। और पहली बार इसको देखा कहाँ था, प्रत्यक्षदर्शी जो 1985 में जोसेफ हरमन ने देखा अंटार्कटिका पर। और इससे रिलेटेड 3 जो सम्मेलन है वो ध्यान रखना, पहला हो गया वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली। ये पहला था 1985 में हुआ था, ओजोन परत से संबंधित प्रथम प्रयास था। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 को, इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं अपन, ओजोन दिवस मनाते हैं। और ये 1989 से प्रभावी है। और इसमें क्या काम था कि CFC उत्पादन है, उपभोग और प्रतिबंध, फिर किगाली समझौता 2016 में, जो HFC है उसके लिए ये समझौता हुआ था। ये 3 समझौते हैं, ये ध्यान रखने। फिर अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1 सेंटीग्रेड बढ़ चुका है पिछले 50 वर्षों में। कारण क्या है, ये पे अपन ओजोन क्षरण के पढ़े हैं, या जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण थे वो। 21वीं सदी के मध्य तक यानी 2050 तक पर्यावरण में CO2 की मात्रा औद्योगिक युग यानी 1800 से जो 1860 से पूर्व की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, और परिणाम स्वरूप 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 सेंटीग्रेड से 4.5 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट है जो पर्यावरण संबंधित प्रमुख संस्थान है, उनमें से एक तो UNP, ध्यान रखना आपको, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नैरोबी मुख्यालय 1972 में, ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। फिर IUCN, इसके भी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और इसका मुख्यालय ग्लान स्विट्जरलैंड 1948 में है। और ये जो रेड लिस्ट जारी करते हैं ना पौधों के लिए, ये जानवरों के लिए जो लिस्ट जारी करती है, तो ये काम है। फिर UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। 1992 में इसका गठन हुआ था और कार्य प्रारंभ 1994 से।
और ये मुख्य काम क्या करती है, कोप का आयोजन करती है। कोप 29, कोप 30, 28 इनका आपको ध्यान रखना है। फिर ये IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, न्यूयॉर्क में 1988 में। और हाँ, ग्रीन पीस ये पूछा गया एक बार 1971 में। ये ध्यान रखें दोनों ही, सिटीज और ट्रैफिक। ये जिनेवा में 1975 में। और इसका मुख्य काम क्या है, जो भी वन्य जीव है, वनस्पति हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उनका रोकना है ना, जो भी वनस्पति वन्य जीव है। ट्रैफिक का 1976 में। ये अवैध जो पादप है, जंतुओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करती है दोनों। सिटीज और ट्रैफिक, इनका अभी तक पूछा नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये पर्यावरण समस्याओं वाला अपने टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल की, इनको पंजीकृत कौन करता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग पंजीकृत करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29(1) प्रावधानों के तहत होता है। पंजीकरण किसके तहत होता है, इसके लिए अलग से कानून बनाया है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 धारा 29(a). और पंजीकरण चाहने वाले राजनीतिक दलों को अपने गठन की तिथि से 30 दिन के भीतर आयोग के पास आवेदन जमा करवाना होता है। हाँ, भारत में निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को समय समय पर क्या सूचियां जारी करता है। फिर ये वर्तमान में जो 6 राष्ट्रीय दल है, इनका ध्यान रखना है, जिनकी शायद एक आगे टेबल और होगी ना। तो यहाँ पढ़ लेंगे, पहले देख लेते हैं कि 6 राष्ट्रीय दल है वर्तमान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, संस्थापक कौन थे, एओ वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। और चुनाव चिन्ह क्या है, दाएं हाथ का पंजा, ऐसे भी आ सकता है, बाएं हाथ का एक, दाएं हाथ का है। और राष्ट्रीय दल का दर्जा 1952 में। ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना, और संस्थापक कौन थे, वाजपेयी जी और आडवाणी जी। वर्तमान जेपी नड्डा है, कमल का फूल है। 1980 में राष्ट्रीय दल का दर्जा। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPIM 1964 में, और इसके संस्थापक थे। और वर्तमान में सीताराम येचुरी महासचिव है। हंसिया हथौड़ा सितारा इसके चुनाव चिन्ह है। 1968 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था। फिर बसपा 1984, कांसीराम संस्थापक। वर्तमान मायावती हाथ 3 का चुनाव चिन्ह है। 2004 में राष्ट्रीय दल। फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013, PS संगमा, कॉनरेड संगमा वर्तमान में अध्यक्ष है। और किताब चुनाव चिन्ह 2019 में राष्ट्रीय दल। फिर आम आदमी पार्टी 2012 में अरविंद केजरीवाल, और झाड़ू चुनाव चिन्ह 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था। तो ये टेबल पूरी इंपॉर्टेंट है, समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं, बस रखना ही पड़ेगा अपने को बार बार पढ़ के। फिर अभी तक इन दो से ना काफी टाइम हो गया, क्वेश्चन नहीं पूछा कि कैसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है और कैसे राज्य स्तरीय दल का। तो ये 3-4 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने की 3 बातें हैं। पहला, लोकसभा या विधानसभा में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों को 6% प्राप्त कर लो, और साथ में 4 लोकसभा सीटें। पहला जो टास्क है वो क्या है, लोकसभा राष्ट्रीय दल का बनना है तो आपको विधानसभा या लोकसभा का चुनाव है 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों को 6% और साथ में 4 सीटें। फिर दूसरा है, लोकसभा में 2% सीट प्राप्त कर लो, मिनिमम 3 राज्यों से 2% सीट है, लेकिन 3 राज्यों से। और या फिर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लो। जैसे आम आदमी पार्टी है, उसको ऐसे मिला था। राज्य स्तरीय दल की मान्यता, राज्य विधानसभा में 6% वोट और 2 सीट प्राप्त कर लो। नहीं तो लोकसभा चुनाव उस राज्य से कुल जो वैध मत है उनका 6% या 1 सीट ले लो। या राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 3% या 3 सीट, जो भी ज्यादा हो वो। और यदि वह दल लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक सीटों में से कम 1 सीट प्राप्त कर ले। जैसे RLP को मिला था 25 सीट पर 1 सीट प्राप्त कर ली थी उन्होंने, तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल गया था। और राज्य में लोकसभा या विधानसभा कुल वैध मतों का 8%, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय दल का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को मिला था, कैसे, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल बन गया था। इसलिए कौन कौन से 4 राज्य, दिल्ली, पंजाब, गोवा और वो गुजरात में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड पीछे संस्कृत डिपार्टमेंट में तो यहीं से प्रश्न पूछ लिया था। ज्यादातर इनमें क्या है, या तो जो नेशनल पार्टीज है उनकी स्थापना कब हुई, चुनाव चिन्ह कौन से है वो पूछ लेते हैं, या कैसे राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय स्तरीय दल का दर्जा मिलता है वो। नहीं तो इनका पर्टिकुलर जो लोकसभा है, जैसे प्रथम हो गई या जो लास्ट 18वीं लोकसभा है, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। जैसे प्रथम लोकसभा
कुल 489 निर्वाचन क्षेत्र थे और सर्वाधिक सीट कांग्रेस ने 398 और सेकंड कम्युनिस्ट पार्टी ने। निर्दलीय कितने थे? 36 थे और सोशलिस्ट पार्टी से 11 और मनोनीत कितने थे? 7 थे। 18वीं लोकसभा में 240 सीटें बीजेपी ने, 99 कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने 37 और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है 29 और डीएमके ने 22 और निर्दलीय 7। संस्कृति डिपार्टमेंट यहीं से प्रश्न पूछा था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखने हैं कि सर्वाधिक राष्ट्रीय दल भाग किस चुनाव में लिए थे। प्रथम लोकसभा में सर्वाधिक राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, 14 राष्ट्रीय दल थे और सेकेंड 10वीं लोकसभा में 9 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था और सबसे कम राष्ट्रीय दल कौन सी लोकसभा में? दूसरी में 4 राष्ट्रीय दलों ने। पहले में सबसे ज्यादा 14 और दूसरे में कितने हो गए थे? 4 सबसे कम और छठी में 5 लिए थे। ये तो राष्ट्रीय दल की बात होगी। अगली है राज्य स्तरीय दल। तो राज्य स्तरीय दल सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय दल 18वीं जो लोकसभा थी उसमें लगभग 57 राज्य स्तरीय दलों ने, फिर 17वीं में 52 और 16वीं में 47। ये 3 तो क्रम से याद रखने। सबसे ज्यादा 57 इसमें लिए थे और सबसे जो कम है वो सेकेंड जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 11 ही जो राज्य स्तरीय दल उन्होंने भाग लिया था और पहली लोकसभा में कितने? 39 राज्य स्तरीय दल में। पहले लोकसभा में एक तो राष्ट्रीय दल कितने थे? 14 और 39 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ सबसे प्राचीन जो राज्य स्तरीय दल है वो कौन? शिरोमणि अकाली दल 1920 में। और 5 राज्य दलों वाले राज्य कौन से? बिहार, केरल, मेघालय में 5-5 राज्य दल है। राज्य दल रहित केवल राष्ट्रीय दल वाला राज्य कौन से? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य दल तो है नहीं और राष्ट्रीय दल है केवल गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इनमें। एक ही राज्य दल एक से ज्यादा राज्यों में, एक ही राज्य दल एक से ज्यादा राज्यों में पूछ सकते हैं। जनता दल सेक्युलर ये कहाँ है? केरल में, कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरल, मणिपुर, तमिलनाडु में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा में। यानी एक ही राज्य दल है, मतलब जो एक से ज्यादा राज्यों में कार्यरत है। तेलुगु देशम ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो गया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु पुदुचेरी में हो गया और राष्ट्रीय जनता दल बिहार झारखंड में और AIADMK ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये तमिलनाडु और पुदुचेरी में। लगभग इनके नाम से आपको याद है हो जाएंगे कौन सा दक्षिण भारत में, कौन सा उत्तर भारत में। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये अपन ने पढ़ लिया। फिर ये भारत में राजनीतिक दल तथा दलीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में मूलतः राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल की राजनीति पर संवैधानिक रोक लगाने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल के संवैधानिक प्रावधान शामिल किए गए थे। और इस संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 91 दल बदल के संबंध में क्या है? राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग किया गया था। मूल रूप से था नहीं, फिर ये जो 52वां संविधान संशोधन था उसमें ये शब्द प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 75 एक है और 164 एक है में भी राजनीतिक दल का शब्द का प्रयोग किया गया है। और भारतीय संविधान में राजनीतिक दल बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 एक गया में दिए गए संघ अथवा संगठन बनाने का अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें शामिल है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये कुछ 19 मतलब 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग होगा किसके लिए? संसद है, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और 325 में धर्म, मूल व जातीय लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में शामिल करने हेतु इनके आधार पर अपात्र नहीं किया जाएगा। फिर ये देखना आपको 326 में कि निर्वाचक जो वैश्विक मताधिकार का अधिकार दिया गया है ना। और आयु कब कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अब ये कुछ नेक्स्ट है कुछ जो ये राज्य स्तरीय दल है इनके बारे में पढ़ना है कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी राष्ट्रीय दल है? तेलुगु, इनके तेलुगु देशम है या युवा जन श्रमिका जो राइट कांग्रेस पार्टी है इनकी प्रतीक चिन्ह है वो देखने हैं और गठन वर्ष देखने हैं। ये जो मेन है वही देखने हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ये जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और सेक्युलर इनका देखना है आपको। असम में असम गण परिषद ये देखना है। और
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये देख लेना। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, और ये लोक जनशक्ति पार्टी जिसका बंगला है, और 2000 में गठन हुआ था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, छत छत का पंखा हो गया, 2013 में स्थापना हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, या तो पूछ लेंगे इनकी स्थापना कब हुई थी, या ये नाम दे देंगे और इनके आगे चुनाव चिन्ह दे देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। जैसे गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक शेर है इसका चुनाव चिन्ह 1963 में, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी आई नारियल 2016 में। हरियाणा में ये दोनों ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल लोकदल है ये जननायक पार्टी है। फिर झारखंड जो मुक्ति मोर्चा है तीर कमान 1972 में, आजसू पार्टी केरला 1986, और राष्ट्रीय जनता दल लालटेन 1997 में। ये जनता दल ऊपर पढ़ लिया था अपन। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बाल और रशिया 1925 में हुई थी, और यूनियनिस्ट पार्टी हावड़ा और बेलचा 1940 में। तो नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको ध्यान रखना है शिवसेना हो गई, और महाराष्ट्र नवनिर्माण, नेशनल कांग्रेस पार्टी। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट 1998, इम्पोर्टेंट है वो देख लें। फिर नेक्स्ट मिजो नेशनल फ्रंट, सितारा चुनाव चिन्ह 1961 में। फिर ये लोग जनशक्ति पार्टी अपन ने पढ़ ली। बीजू जनता दल की इम्पोर्टेंट संघ है 1993 में। ये दलित मुनेत्र कड़गम, ऑल इंडिया दलित मुनेत्र कड़गम, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जो सबसे पुराना है 1920, और तराजू हो गया सब। आरएलपी होगी राजस्थान में। सिक्किम में छोड़ो सिक्किम को, तमिलनाडु में ये ऊपर पढ़ी ली, ये ये ध्यान रखना है। फिर तेलंगाना में ऑल इंडिया मजलिस है, ये मुस्लिम लीग है, ये पतंग है इनका चुनाव चिन्ह, और 1927 में स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव चिन्ह 1992 में। और पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर 1939 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट 1998 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस ये देखनी है। और नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन है, लगभग 30-40 क्वेश्चन है, वो आप देख लेना। हो सके तो यहाँ से मतलब रिपीट भी हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का प्रयोग किया गया है? पिछहत्तर एक है, मैं अभी ऊपर ही पढ़ा था अपन, ये संस्कृत एजुकेशन 2022 में आया हुआ है। और ये कोई भी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कैसे मिलती है? कितने राज्यों में? 3 राज्यों में से लगभग 2% मत आने चाहिए। फिर हाँ, राजनीतिक दल और उनके नेता, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कौन थे? बहुजन समाजवादी पार्टी। तो ये अपन ऊपर पढ़ा था उन्हीं में से। फिर संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। संस्थापक कौन सा सम्मिलित नहीं है, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, वो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गई। ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको मतलब टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, उसमें आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेना। जैसे ये असम गण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हो गई। और ये चुनाव चिन्ह हो गया, देखो कौन सा सुमेलित है, नहीं 2018 में पूछा था। चुनाव चिन्ह भी ध्यान रखने हैं आपको। और ये जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, तो छोटू भाई वासवा ये हो गए। हम्म। फिर राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा में कितनी सीटें होना आवश्यक है? 11 सीटें, 4% इस प्रकार से पूछा ना। और ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार हो गया। चुनाव के समय सभी जो चुनावी अभियान बंद कर दिया जाता है, कितने टाइम? मतदान आरंभ से 48 घंटे पूर्व। कितने जो राजनीतिक दल है उनको राष्ट्रीय दल के रूप मान्यता है? 6 को। राष्ट्रीय दल नहीं है। हाँ,
फिर ये 1977 के लोकसभा में साधारण निर्वाचन सबसे अधिक स्थान सीटें किसने हासिल की थी? भारतीय लोक दल ने। और भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव के कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था 14 सबसे ज्यादा थे। ये असम गण परिषद का हो गया, ये वापस चुनाव चिन्ह। हम्म। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो दलों सीपीआई और सीपीआई में विभाजन हुआ था? 1964 में। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ। लोकसभा आम चुनाव 2024 18 लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 74 है, ये याद रखना है। ये स्थापना वर्ष का पूछ लिया, ये भी स्थापना वर्ष हो गया। और ये प्रतीक चिन्ह हो गए। तो मेनली इस टॉपिक से कैसे आते हैं, एक तो कैसे राष्ट्रीय दल का मतलब दर्जा प्राप्त होता है, या कैसे राज्य स्तरीय दल का। फिर जो सेकंड होता है वो इनकी स्थापना वर्ष पूछ सकते हैं और प्रतीक चिन्ह पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन और है इनके देख सकते हो आप। हाँ। किस लोकसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी? तो 11वीं लोकसभा में। तो ये जो पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लेना, हो सके तो इनमें से मतलब रिपीट भी हो सकता है। और ये जो 7 टॉपिक थे अपन ने, कौन कौन से 7 टॉपिक थे बता देता हूँ। कि दबाव समूह है, वैश्वीकरण, संविधान निर्माण, प्रवास, जनसंख्या वितरण और पर्यावरण समस्या राजनीति दल। ये 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ टॉपिक्स और है, उनके ऊपर मैं 2-3 दिनों में एक वीडियो और लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यूएनओ हो गया, या मतलब ऊर्जा संसाधन का हो गया, विदेश नीति का हो गया। 3-4 टॉपिक है, विदेशी व्यापार हो गया, इनके ऊपर एक वीडियो और लाऊंगा। और तब तक आप इनको आप अच्छे से देखें, और पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा, आप हो सके तो पीडीएफ ही मतलब प्रिंट करवा लेना, वहाँ से ये पढ़ लेना। और बाकी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, कहते नहीं कर भला तो भला, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।